तभी ये अभी जो है सेल्टोस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सेल्टोस का पेट्रोल आता है इतना ज़्यादा पंची नहीं है, उसके बावजूद भी सब कुछ बताया हुआ है, सारी स्कीमें बताया हुआ है। किया को मैंने एक ही चीज से कंसीडर किया कि जो इसकी अच्छा क्यों किया? तो लगभग 8 महीने पहले की बात है, हमने फ्री एडवाइस में एक वीडियो डाला था वेन्यू पेट्रोल टर्बो का। अक्षय जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। उस टाइम पे ये गाड़ी मात्र 2000 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी, आपने बिल्कुल देखा होगा वो। आज जो ये गाड़ी है लगभग 12000 किलोमीटर चल चुकी है, और 12000 किलोमीटर चलाने तक अक्षय जी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि पहले इनको अच्छी लगती थी, बाद में बुरी लगने लग गई है, और कई ऐसी चीज़ें थी जो पहले बुरी लगती थी, बाद में अच्छी लगने लग गई है। ओवरऑल 10,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस जो है आज ये शेयर करेंगे हमसे। साथ के साथ कुछ सर्विसेज का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर होगा इनका। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद। वीडियो अगर शक्ल नहीं दिख रही है भाई साहब की तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। सेम लोकेशन थी, जयपुर का ही है ये रोड भी। तो क्या हुआ अक्षत जी कि ऐसा कि आपको दोबारा से हमें संपर्क करना पड़ा कि भाई दोबारा से एक बार आइए, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपना। देखिए सर, पहले जब अपन ने रिव्यू करा था तब इसका माइलेज 17 MID में बता रहा था, जो एवरेज था वो 17 था, लेकिन उस टाइम गाड़ी कम चली थी, इसी वजह से हो सकता है रिव्यू ज़्यादा। और उस टाइम सर्दियाँ भी थी तो AC बिल्कुल चलता ही नहीं था, और हाईवे पर भी चली हुई थी, तो माइलेज जो है 17 अप्रोक्स बता रहा था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चली और पुरानी हुई तो अभी 12,000 चल चुकी है। एज़ पर MID अभी 14.5 है, लेकिन मैंने जो नोट करा टैंक टू टैंक, और लोगों ने कमेंट भी किया था कि MID पे भरोसा मत करो, एक बार खुद देखो। तो मैंने देखा तो 12 to 13 एवरेज ये दे रही है, और इसमें भी ये 50% जो है हाईवेज़ पर चली हुई है। अगर अपन सिटी ओनली बात करें कि मैं इसको ओनली सिटी में ही चलाऊँ तो ये 10 to 12 ही देगी, और अभी एवरेज मेरा 12-13 मिल रहा है, क्योंकि 50% हाईवे पर चली हुई और लॉन्ग ट्रिप्स काफ़ी हो रखी है इस वजह से। और इसमें बात करें दूसरा जो अच्छी नहीं लगती मुझे, इसको अच्छा भी कह सकते हैं बुरा भी, सस्पेंशन। जो एक छोटा सा गड्ढा भी आता है तो फील होता है कि कहाँ से गुजर रहे हैं। जब थोड़े जयपुर में क्या सड़कों पे वैसे ही बारिश के मौसम में अभी थोड़े गड्ढे ज़्यादा है, तो अभी फील होता है कि यार इतनी क्यों अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन इसी चीज़ के साथ में एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है कि उन्होंने सस्पेंशन हार्ड रखे हुए हैं, हार्ड साइड में, लेकिन जब हाईवे पर चलते हैं ना तो कार की स्टेबिलिटी दिखती है कि हाँ स्टेबल होकर के चल रही है, सेफ लग रही है। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, एक इंसिडेंट हुआ कि एक एक्सीडेंट होने से बच गया, बोल सकते हैं इसका बॉडी रोल नहीं हुआ और सस्पेंशन अच्छे थे। कि एक ट्रक चल रहा था और एक गाय सामने आ गई, और अप्रोक्स 80-85 की स्पीड थी, तो मुझे कार घुमा करके उस गाय के आगे से निकालने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और 5 लोग बैठे थे उस टाइम गाड़ी में, तो वेट भी काफ़ी था गाड़ी के अंदर, लेकिन फिर भी उस टाइम इस गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ ये इतना अच्छा स्टेबिलिटी दिखाएगी। तो एक चीज़ बुरी है तो दूसरी तरफ ये अच्छा भी उसको प्रूव कर रही है। ये गाड़ी लेने के बाद इसी रेंज में कोई दूसरी गाड़ियाँ आपके चला करके देखी जिसकी वजह से आपका दिल थोड़ा सा खट्टा हुआ हो या क्या? अगर उस टाइम तक किया सेल्टोस आ जाती तो मैं वही लेने वाला था। अच्छा। तो उस टाइम तक किया सेल्टोस आई नहीं थी। हाँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि सेल्टोस नहीं और लेनी अभी है, तो इसी वजह से मैं वेन्यू पर गया था, वरना सेल्टोस मेरे ऑप्शन में थी और मुझे काफ़ी अच्छी भी लग रही थी उस टाइम तक। सब कुछ प्राइसिंग वगैरह आ गई थी इनिशियल, लेकिन मैंने कहा था कि चलो अभी लेनी है अपन को, तो उस टाइम इस वजह से ये ले ली, वरना वो भी लेते। और एक चीज़ जो सुनी थी लेकिन विश्वास भी हो गया कि जब आप इको स्पोर्ट चलाओगे, फोर्ड की कोई गाड़ी चलाओगे और दूसरी कोई गाड़ी चलाओगे, तो वहाँ पर तो आपको दिखेगा ही फ़र्क, आप अपने आप लग जाएगा कि हाँ ठीक है। तो मैंने इको स्पोर्ट चला करके देखी, रियली उसका तो इनिशियल से ही लगता है कि हाँ पावर अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। वो 20 है तो ये 19 है, ये मान सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें जो इनिशियल टर्बो लैग है ना वहाँ पर कमी लग जाती है, वरना जो हाई स्पीड पर है वो परफॉर्मेंस सेम है। उसमें ऐसा कुछ हाँ उसमें नहीं होता है ये चीज़। 10,000 किलोमीटर के दौरान आपने ट्रिप वगैरह भी मारी होगी, उसमें स्पेस की कमी खली आपको? स्पेस की एज सच कमी नहीं खली कह सकता हूँ। क्यों? रीज़न है कि लेग स्पेस थोड़ा कम है फॉर ऑब्वियस, लेकिन जब ट्रिप पे जाते हैं तो अपन को बूट स्पेस भी देखना पड़ता है। जैसे अपन बात करें XUV 300, उसमें क्या है लेग स्पेस ज़्यादा है लेकिन फिर बूट स्पेस कम हो जाता है, और हमारी फैमिली है तो हमको फैमिली में बूट स्पेस चाहिए ही होता है। तो अगर वो बूट स्पेस नहीं होगा तो उन चीज़ों को हम आगे रखेंगे, तो ओवरऑल देखेंगे तो फिर वही पड़ जाएगा। तो इसी वजह से अपन को या तो पीछे का बैक स्पेस ले लो या बूट स्पेस ले लो,
और बनाने भी उनको सब 4 मीटर एसयूवी है। तो और दूसरा इसका जो ये आगे का बोनट है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी लंबा है दूसरी कारों के कंपैरिजन में। तो ये रीज़न हो सकता है, लेकिन इतनी कमी नहीं खलती है, वी कैन एडजस्ट, हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ में। इंजन से रिलेटेड कुछ आप बता रहे थे कि नॉइस लेवल उतने अच्छे नहीं हैं इसके। इंजन से जो नॉइस आती है ना, जब मैं स्टार्ट करता हूँ हर डे का, तो इसमें 30 सेकंड्स तक तो आवाज़ आती है बहुत तेज़। अब वो पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, या जनरली ऐसा होता है, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है इसके बारे में। आरपीएम हाई होते हैं क्या? आरपीएम हाई नहीं होता वैसे ही लेकिन वैसे ही आवाज़ आती है थोड़ी। सिलेंडर की हाँ। होने की वजह से हाँ, ये रीज़न हो सकता है 3 सिलेंडर का, कि उस वजह से आवाज़ आती है, फिर लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जब अपन इसको एक्सेलरेट करते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी लगती है, वो हो सकता है टर्बो की आवाज़ हो के जो एक्सेलरेट कर रहा हो उसकी आवाज़ हो। लेकिन हाँ, आवाज़ थोड़ी सी कम हो सकती थी, लेकिन इतनी भी दुखदाई भी नहीं है कि दुख दे रही हो, लेकिन हाँ ठीक है। तो ये मतलब कि शुरुआत में नहीं थी आवाज, अब आनी शुरू हो गई है? हाँ, थोड़ी या शुरुआत से आपने ज़्यादा जब हो गई। नई ली थी तब फील ही नहीं करते थे? एक्चुअल में सही बताऊं तो मैं इतना ध्यान ही नहीं देता था उस चीज़ पे। क्या होता है, जैसे नई गाड़ी होती है ना तो सबको अच्छी लगती है, मेरी गाड़ी अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ यार ये चीज़ें और होती तो मज़ा ही आ जाता। तो वो जब मैंने नोटिस करना शुरू करा तो हाँ देखा कि थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा है, जो पेट्रोल कार में नहीं होनी चाहिए। तभी हम आपसे कहते हैं कि हम बीच बीच में जो है ओनर से फीडबैक लेते रहेंगे और आपको शेयर करते रहेंगे। ये उसी का एग्जांपल है। गाड़ी काफ़ी कम चली होती है तो हम आपके साथ पहला एक्सपीरियंस तो देते हैं और साथ में कुछ टाइम के बाद चलाने के बाद वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन आप क्या रिकमेंड करोगे कि इतने ही पैसे के अंदर कोई अगर गाड़ी ले रहा है तो ये गाड़ी ले या ना ले, या इसकी बजाय कौन सी गाड़ी के ऊपर जा सकता है? देखिए सर, अगर इसी बजट में अपन देखें तो किया सेल्टोस एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो भी इसको कंसिडर कर रहा है साथ साथ एक किया सेल्टोस को, और जिनको बिल्कुल फन टू ड्राइव चाहिए वो फोर्ड में भी जा सकता है। इको स्पोर्ट भी एक फन टू ड्राइव लगती है, लेकिन एज सच मैं बोलूँगा कि कमी नहीं है। जो मेरे को इसके बारे में अच्छी चीज़ लगती है वो है इसके लुक्स भी। अगर देखा जाए एक्सटीरियर पर जाए तो लुक्स इसके अच्छे हैं, और वही पसंद की बात है, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। और जो बारिश में जब मैं चला रहा हूँ, अभी बारिश में एक्चुअल एक एक्सपीरियंस पता चल रहा है। अभी कल परसों की बात है कि मेरे पास में से एक सेडान कार निकल रही थी, एक गड्ढा था आगे, पता चल गया क्योंकि आगे की गाड़ी वाला जा रहा था, वो रुक गया वहाँ पर। और मेरे को पता था यार एसयूवी लेने का फ़ायदा आज ही तो दिखेगा, तो मैं वहाँ से निकला गड्ढे से, तो वो मुझे देख रहा था और मैं उसको देख रहा था कि एसयूवी ले लेता। आंखों आंखों में बातें होगी, जो मैसेज पास होना तो हो गया कि यार चलो आज दिख रहा है कि हाँ भाई एसयूवी लेने के भी कई सारे फ़ायदे। हाँ, लेकिन उसका भी अपना कंफर्ट लेवल है, लेकिन हाँ इसका भी लगा कि हाँ यार आज फ़ायदा है। बारिश में तो काफ़ी फ़ायदा है, जहाँ सोचना पड़ता है कि यार यहाँ पर पत्थर पड़े हैं, गड्ढे हैं, निकाले ना निकाले, बिना सोचे समझे निकाल सकते हैं और निकल जाती है, कोई इशू नहीं आता है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है इसमें। तो अब हम सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विसेज भी हो गई होंगी, ठीक है, तो क्या कुछ कॉस्ट आती है और क्या कुछ? देखिए सर, कॉस्ट जो है वो मुझे थोड़ी जो वेबसाइट पर बताती है हुंडई, उससे तो ज़्यादा ही आई है फर्स्ट टाइम। हाँ, जो हुंडई ने बताई थी एवरेज कॉस्ट बताते हैं वो 3-3.5 हज़ार के अप्रोक्स कि एवरेज कॉस्ट इसकी इतनी आएगी, उतनी तो नहीं आई। फर्स्ट सर्विस तो फ्री हो गई थी तो 1 भी रुपया उन्होंने नहीं लिया। जो सेकंड सर्विस हुई है वो मेरी 6600 के अप्रोक्स पड़ी है। उसमें फर्स्ट थिंग जो थी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप सिंथेटिक ऑयल डलवाइए। सिंथेटिक ऑयल मुझे पता नहीं था कि ये ऑयल में क्या होता है। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया है, यार तू काफ़ी टाइम से गाड़ी रख रहा है और मेरी तो ऑयल वाली पहली सर्विस है जिसमें ऑयल चेंज हो रहा है। उसने बोला देखो ऐसे तो कोई इशू नहीं है, दोनों ऑयल ही अच्छे हैं, लेकिन सिंथेटिक थोड़ा सा स्मूथनेस ज़्यादा देता है, तो डलवा ले तेरे को इच्छा हो तो, वरना वही रहने दे। तो मैंने बोला चल यार डलवा लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको फर्क लगा वैसे गाड़ी में? कुछ भी फर्क नहीं लगा सर। अगर मैं ये नॉर्मल सीधा सीधा आपके सामने एग्जांपल है, सिर्फ आपने पैसे ज़्यादा दिए हैं। दूसरा कई सर्विस में ऐसी चीज़ें थी, प्रो सर्विस, डिसइंफेक्टेंट, जो मेरे जायज़ नहीं लगी थोड़ी, उनके चार्जेस वगैरह, और लेबर चार्जेस भी थोड़े हाई लगे। लेकिन सर्विस क्वालिटी को देखूं तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, ये कम हो सकता है। लेबर बोलने को फ्री बोलते हैं, मैंने उनको कॉल किया, बोला कि आप बोलते हो कि लेबर फ्री है, तो फिर ये अलाइनमेंट का लेबर, इसका लेबर, उसका लेबर, फलान, इतने सारे लेबर आपने लगा दिए।
बोले सर वो तो ओनली सर्विस का फ्री होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें कराते हो उसका लेबर लगता है। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं इसको पैसे दे करके कराऊं तो कितना फ़र्क पड़ता? बोले 1000 1500 का फ़र्क पड़ता। तो मैंने कहा कि सर ये बोलने को फ्री सर्विस हो गई, हो तो पेड ही रही है। तो उन्होंने फिर जस्टिफिकेशन की, लेकिन मुझे सही नहीं लगे। तो ये थी जो भाई साहब जो है आपके साथ एक ट्रू एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, जो इन्होंने अनुभव किया 8 महीनों के दौरान। हमें लगा नहीं कि 8 महीने हो गए उन चीज़ों के, ऐसा लगा कि 1-2 महीने पहले की बात है। तो 8 महीनों के दौरान इन्होंने जो भी अनुभव किया अपना आपके सामने रख दिया। अब आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि वेन्यू अगर ये टर्बो वाली लेते हैं तो आपको कैसा फील होगा उस गाड़ी के अंदर। जब आदमी नई गाड़ी लेता है तब का भी देख लेना, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस करता है तब का भी देख लेना, आप अपने आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक बार इस गाड़ी को चला करके ज़रूर देखते हैं। मामूली सी वाइब्रेशन इसके स्टीयरिंग में भी फील हो रही है। अगर एसी चला देते हैं तो थोड़ी सी और बढ़ जाती है वो वाइब्रेशन। हल्की सी बढ़ रही है, या पीछे भी मुझे हो रही है, मैं पीछे बैठा हूँ, फ्लोर में भी महसूस हो रही है आपको। रीज़न है इसका 3 सिलेंडर इंजन, और साथ ही साथ ये टर्बो GDI इंजन है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इसमें होता क्या है, ये डीजल टाइप की इनका जो है प्रोसेस रहता है, तो इनहेरिटली ये थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेशन वाले होते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ करते हैं ये इंजन। तो टर्बो लैग का थोड़ा सा सामना करना पड़ा। बाकी एक बार गाड़ी चलने लग जाती है तो एकदम स्मूथ हो जाती है गाड़ी। और अभी हम एक चीज़ नोटिस कर रहे थे, हम साथ साथ में चल रहे थे इस गाड़ी के, तो बाहर से इस इंजन की काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आती है। इतनी ज़्यादा अंदर नहीं आती है नॉइज़, क्योंकि इंसुलेशन एक अच्छे लेवल का है इस गाड़ी के अंदर। बाकी कब 80-100 में पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता, मतलब प्यार से काफ़ी। तो आपका जो पहले जब गाड़ी आपने नई ली थी और अब में चलाने में कोई अंतर है क्या? सेकंड सर्विस के बाद में जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी हुई है, एक्सीलरेशन बेटर हुआ है सेकंड सर्विस के बाद में, और अच्छे से उठती है गाड़ी। तो अच्छा हुआ है सेकंड सर्विस के बाद में तो एज कम्पेयर टू न्यू। मतलब कि ऑयल चेंज वाली सर्विस के बाद आपने परफॉर्मेंस में इजाफा पाया? बिल्कुल बिल्कुल। एक इसकी मैं बात करना चाहूँगा मैप के बारे में भी। जो इसका मैप है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा, जहाँ आप 6 घंटे में पहुँचने वाले हो ये उसमें 8-9 घंटे बताता है, जिस पे गूगल मैप्स में अगर वही डालेंगे तो गूगल मैप्स इससे बेटर रूट बताता है और अराइवल टाइम भी एग्जैक्ट बताता है। लेकिन इसका टाइम जो है वो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं हो सकता। वो मे भी ये 80 की स्पीड काउंट करके चलता हो कि 80 पर ही चलोगे आप, उससे ज़्यादा नहीं चलोगे, तो वो रीज़न हो सकता है। मतलब एंड ऑफ द डे आप गूगल मैप से काम चला? यूज़ करता हूँ, ये यूज़ ही नहीं करता। बाकी वही चीज़ है, 2000 के बाद आपको फील होगा कि इसमें पावर है, और उसके बाद इसे आप कैसे भी खींच लो। थोड़ा सा जो है कोशिश काफ़ी करी है हुंडई ने, इम्प्रूव भी हुई है स्टेबिलिटी के मामले में। अभी भी अगर देखा जाए कॉम्पिटिटर जो इसका इको स्पोर्ट है उससे थोड़ा सा नीचे है, XUV 300 से थोड़ा सा नीचे है। तो उसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना कंफर्ट देने की कोशिश करी है। उसमें भी भाई साहब ने ये बताया है कि गड्ढे महसूस होते हैं। राइड क्वालिटी जो है स्टिफ करने के बावजूद भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं आया है, बट काम आप आसानी से चला लोगे। इको स्पोर्ट का तो एक अलग ही लेवल है। आप इको स्पोर्ट पे क्यों नहीं गए? इको स्पोर्ट पर फैमिली को देखी थी, फैमिली को यही पसंद आई, प्रेफरेंस थी फैमिली की। और ऐसा नहीं था कि फन टू ड्राइव नहीं था, बोले आराम से अपनी चल जाए। और दूसरा ब्रांड ओरिएंटेशन, अगर फर्स्ट थिंग बताऊँ तभी ये अभी जो है सेल्टोस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सेल्टोस का पेट्रोल आता है इतना ज़्यादा पंची नहीं है, उसके बावजूद भी ये उसको कंसिडर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको परफॉर्मेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कंफर्ट चाहिए दबा के। जब लॉन्ग ड्राइव पर मैंने इसमें महसूस किया, इसकी जो सीट्स है ना, मैंने रेगुलरली 500-600 किलोमीटर तक चला करके देखा है, पता नहीं चलता है। 1-2 बार 5 मिनट का रेस्ट लो और चल दो, तो सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा रहा है लॉन्ग राइड के अंदर। और मेरे हिसाब से सभी लोगों की हाइट कम ही रही होगी, छोटे मतलब ज़्यादा हाइट नहीं होगी। मेरे से कम ही है, मेरे से ज़्यादा नहीं है। मेरे बाद बच रहा है इनको स्पेस, काफी है स्पेस। तो मतलब ये है कि ये यूं चौड़ी नहीं है, ठीक है, ये बात है। तो 3 बंदे आपकी तरह के तो शायद मतलब कि ना बैठ पाए, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्ट। वो ऑफ करके वो इंजन नॉइस वाला बताते हैं ना आजकल वीडियो में,
अच्छा। ऑन करने पे वो। तो चलो जी, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम एक बार इसको गाड़ी को स्टार्ट करके बताते हैं। एसी फिलहाल ऑफ है, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है अभी। खड़ी गाड़ी में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे थोड़ी सी चलेगी तो फिर आपको जरूर एहसास होगा। ये जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आज का है, ठीक है, मतलब कि आज के हिसाब से लीजिएगा। नई गाड़ी का अगर देखना है तो पुराने वाला देखिए, फिर आप अपने हिसाब से कंपेयर करके देख लेना भैया, ठीक है। हम पुराने वाला भूल गए हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना। क्या बात है, सब कुछ बताया हुआ है, सारी स्कीमें बताया हुआ है। एक तीर से दो शिकार। खैर यार, आपको ये चला करके फिर नॉर्मल इंजन कैसे अच्छा लग सकता है? किया वाला, किया पे जाने नॉर्मल से तो ऊपर। किया को मैंने एक ही चीज से कंसीडर किया कि जो इसकी अच्छा, क्यों किया? किया को क्योंकि उसने स्पेस अच्छा किया। स्पेस की वजह से बोल सकते हैं। बाकी ऐसा मेरे लिए डिसेंट अगर राइड क्वालिटी हो तो भी मेरे लिए ओके है। इसी वजह से बोल सकता हूँ कि मुझे उसमें सब कुछ मिल रहा है। फिर स्पेस के साथ साथ राइड क्वालिटी भी डिसेंट मिल रही है। आपकी बातों से वो सारी चीज़ें देखते हुए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है स्पेस तो खैर इतना सही है, आपको इको स्पोर्ट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लगती। मैं आज आपको ट्रू बात बताऊं, मैं इको स्पोर्ट देखने गया था। मेरे दोस्त ने बोला है कि इको स्पोर्ट गाड़ी है वो देख। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वो ज़रूर जानता था। उस दिन हम शोरूम पर उस पर 5 मिनट तक खड़े रहे। इतना ज़्यादा बड़ा शोरूम नहीं, वहाँ कोई था ही नहीं एक्चुअल में। वो एक्चुअली संडे था उस दिन हम गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने इको स्पोर्ट वैसे कंसीडर ही नहीं करी। मैं फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो है इतना बढ़िया नहीं। हाँ, वो लोग बाकी सारे संडे को खुले थे, हो सकता है उनकी कोई स्कीम हो, उनका संडे को बंद था। लेकिन स्पेशली अगर लोग देखें जो कार देखने जाते हैं वो संडे को ही जाते हैं। तो कंक्लूजन ये रहा कि संडे की वजह से इनकी फेवरेट कार नहीं आ पाई। 2000 आरपीएम के ऊपर रहती है, लगभग 90 से 100 के बीच में लगभग। हाँ, 6th गियर के अंदर। तो यहाँ पर आप माइलेज जो है वो निकाल भी सकते हैं लाइट फुट से। अच्छा, MID में एक बार माइलेज भी देख लो, पिछली बार भी कम हो गया था आपके चलाने के बाद। देखो वो तो हमारे पास एक खुफिया यंत्र है, ठीक है, हम इंसर्ट करते हैं और वो अपने आप सब कुछ अपने हिसाब से करता है। अच्छा, इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे सर्विस पर क्या रिप्लेस कराना है, क्या काम होगा और कोई कमी है क्या, वो ब्लू लिंक में मुझे पता चल जाती है। ब्लू लिंक ऐप मुझे अपडेट कर देता है। एक और चीज़ जो सर बताना चाहूँगा मैं, वो है इसकी हेडलाइट के बारे में। इसकी हेडलाइट की जो परफॉर्मेंस है वो मैं एवरेज ही बोलूँगा, इतनी अच्छी नहीं बोलूँगा। क्योंकि जब हाईवे पर नाइट ड्राइव करते हैं तो इसकी लाइट्स जो है वो थोड़ी कम लगती है। लाइट की जो क्वालिटीज़ है हेडलाइट की वो बेटर हो सकती थी, तो उससे और कंफर्ट लगता और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। तो जब मैं नाइट को ड्राइव करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लो करने वाली जो चीज़ होती है वो इसकी हेडलाइट्स ही होती है। अच्छा, और वेन्यू ओनर से आपकी बातचीत होती है क्या? उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है क्या? एक ग्रुप बना हुआ है जो वेन्यू का गाड़ियों का ग्रुप होता है, उसके अंदर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, उन्होंने भी यही कंप्लेंट करी है वहाँ पर कि हाँ इसकी हेडलाइट जो है वो बेटर हो सकती थी। और किसी ने इम्प्रूवमेंट किया है कुछ अपडेट कर? आफ्टर मार्केट कुछ लोगों ने लगाई है मार्केट से, और उनकी जो परफॉर्मेंस है, एक तो इसकी जो है अगर आप देखोगे DRLs जो है वो वाइट कलर में है और जो इसकी हेडलाइट है वो गोल्डन कलर की है। तो वो कॉम्बिनेशन भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो कई लोगों ने फिर जो हेडलाइट्स है वो भी वाइट कलर में ही करवा ली है उन्होंने साथ में, और परफॉर्मेंस भी अच्छी लग रही है। बढ़िया चल रही है। नॉइस के साथ थोड़ी सी नॉइस आपको जरूर फील हो रही है भाई अंदर, ठीक है। वो पेट्रोल जो साइलेंट वाली बात है उतना नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर टर्बो वगैरह है और एकदम से बूस्ट जब होता है वो सारी चीज़ें तो आएंगी, आपको फील होगा 3 सिलेंडर वाला हिसाब किताब। एक इसमें जो हाईवे पर मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें कंफर्ट लगता है वो इसके क्रूज कंट्रोल का होना। आराम से गाड़ी सेट करो 80, 90, 100 पर जिस पर करनी है और आराम से आपके पैर फ्री हो जाते हैं। तो क्रूज कंट्रोल एक आज हाईवे पर चलने वाले के लिए तो आजकल मुझे मस्ट लगने लगा है कि क्रूज कंट्रोल से जो कंफर्ट मिलती है चलाने में, इसी वजह से जो मैंने कहा था कि आप 500 किलोमीटर चला लो तो भी इतनी थकान नहीं होती, तो उसमें एक क्रूज कंट्रोल का भी बहुत बड़ा रोल रहा है।
अभी जैसे कि ना ये इतने ज़्यादा गड्ढे नहीं है रोड में, फिर भी गाड़ी में फील हो रहे हैं, धक धक आवाज़ आ रही है। तो ये थी जी हमारी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और भाई साहब ने जो बातें बताई, यस थोड़ा सा उभार आया है पिछले बार की बजाय, नॉइस वगैरह के अंदर वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डिसीजन लेने के अंदर हेल्प करेगा कि आपको वेन्यू के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डालिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।